गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ था, बेसिक टर्म्स, कोवेलेंसी, एक्साइटेशन और बीपीटी में क्या क्या टर्म्स यूज़ होने वाले होते हैं वो सब पढ़ लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक टच करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट में सारे बीपीटी के जो लाइन होते हैं, 5-6 पोस्टुलेट हैं जिनको आप लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। हर एक पोस्टुलेट को मैंने मोर देन 1.5 आवर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है और लास्ट में समराइज करेंगे बोर्ड के हिसाब से, इज़न्ट। सो बीपीटी का ही एक आगे टॉपिक है जो बीपीटी में यूज़ किया गया है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये आज का टॉपिक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ ये पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरह से मिक्स्ड होते हैं। एक बार अगर मिक्स्ड हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और किसी दूसरे तरीके से मिक्स्ड किया तो उसको एमओटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से दो कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से पढ़ने वाला जो आज का टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, इजंट। थोड़ा हम लोग एक डेफिनेशन डिफरेंस जरूर देखेंगे, बाकी पूरा फोकस हाइब्रिडाइजेशन पर रहेगा। सो मेरा पहला टॉपिक आज है, टू टाइप्स की मिक्सिंग होती है। टू टाइप्स मिक्सिंग होती है जिसमें फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज, फर्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हमें बोलना क्या है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं। जब किसी एक ही एटम, मान लीजिए ए कोई एटम है और इसके दो ऑर्बिटल्स, इसी एटम के दो ऑर्बिटल्स, एक 2s है और दूसरा 2p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी आपस में मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। मेरे वर्ड समझ पाए हो क्या? आई रिपीट वंस अगेन। सवाल मैंने बोला, एक ही एटम के दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनने वाली जो नई चीज है दैट प्रोसेस इज हाइब्रिडाइजेशन, और बना हुए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बहुत डिटेल पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट फिर से रिपीट करते हैं। एक ही एटम के दो ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट एनर्जी है, 2s की एनर्जी अलग होगी, 2p की अलग होगी, इन दोनों को मिक्स करके एक नया आइडेंटिकल एनर्जी का ऑर्बिट बनाते हैं जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सो पहला बेसिक डिफरेंस हमने ये देखा, 2s और 2p एक ही एटम के दो डिफरेंट सबसेल जिनकी डिफरेंट एनर्जी होगी, उनकी मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, एमओटी। पहला इज हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के दो डिफरेंट सेल का मिक्सिंग होता है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है जरा देखिए। एमओटी किन्हीं दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा, यहाँ एक ही एटम था, यहाँ दो डिफरेंट एटम, और लेकिन दोनों डिफरेंट एटम की जो सबसेल है वो सेम लेते हैं, या सेम एनर्जी, ये लिखा 2s और ये लिखा 2s, ए मॉलिक्यूल्स या ए एटम का भी 2s और बी एटम का भी 2s, इनकी मिक्सिंग करके जो नया ऑर्बिटल्स बनेगा, इनकी मिक्सिंग करके जो नया ऑर्बिटल्स बनता है उसको हम एमओटी पढ़ते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, बोलो हाँ ना। और इस थ्योरी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी कहते हैं। सो आई रिपीट वंस अगेन, 2s और 2p की मिक्सिंग से बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन है, और जो ऑर्बिटल्स बनता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने की बात है कि एक ही एटम के दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया और न्यू ऑर्बिट बना, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस्ड होगी अपने रेस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दोनों सबसेल कंबाइन कर रहे थे 2p और 2s से कम एनर्जी होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी गैप रिड्यूस होगा इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंपैरेटिवली टू देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका केवल एक स्टेटमेंट आपके बीपीटी यूज करेगा, बोलेगा, जिसको हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे हुआ। सो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो भी एनर्जी है उससे कई गुना कम होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की। यहाँ उल्टा हो जाता है, बस ये बताने के लिए, ये कंपैरिजन करने के लिए दोनों टॉपिक को मैंने एक साथ टच किया। मेरी बात सुनिए जरा। इसका जो सेकंड पॉइंट यहाँ करते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम की नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स्ड कराते हैं और एक नया ऑर्बिट बनाते हैं जिसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोला जाता है। बोलो हाँ ना। तो ये जो दो डिफरेंट, जो दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स्ड हो रहे हैं, वो आपस में दो डिफरेंट जो एटम है, देखिए मैं पॉइंट को दोबारा बहुत पीछे से कनेक्ट करता हूँ। जो दो डिफरेंट एटम हैं जो आपस में मिक्स्ड हो रहे हैं, मिक्स्ड होने के बाद दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं और जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एटम ए जिसका जो ऑर्बिटल था वो 2s था, एटम बी जिसका जो ऑर्बिटल था वो 2s था, कंपैरेटिवली टू सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को मिक्स्ड किया और मिक्स्ड करने से दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बने, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बने और यहाँ एनर्जी गैप इंक्रीज कर गया। डेल्टा ई इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते टाइम ये एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। जस्ट अ कंपैरिजन, इसका डिटेल इस टॉपिक में करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और एमओटी वाला जब भी एमओटी पढ़ाया जाएगा वहाँ पे कोरिलेट किया जाएगा। सो एमओटी में एनर्जी गैप बढ़ता है और हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी गैप रिड्यूस होता है। बोलो हाँ ना। इतना समझ आया है क्या? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आगे हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है, विजिबल है सभी को? सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट को आज तोड़ा जाएगा, डिटेल्स में क्लियरिटी क्रिएट की जाएगी कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप लोग पढ़े हो इधर उधर से, यूट्यूबर से, मैं उस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन करूं। हम लोग केवल मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन ही लमसम 1.5 आवर्स पढ़ेंगे। आपको इतना पेशेंस रखना है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर केवल मीथेन से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। आप जो पढ़ते हो वो तो आप शायद ही मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगाओगे। आप बोलोगे मीथेन मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिंगल बॉन्ड इस 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिंगल बॉन्ड का स्टेरिक नंबर 4 हुआ, तो आप लिखोगे एक s का ऑर्बिटल 3 p के और आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। बोलो हाँ ना। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेकिन यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जो जेई एडवांस में आपको सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। इवन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सो दैट आप इंटरनली बूस्टअप रहें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, बुक्स, क्वेश्चंस, किसी भी इंस्टीट्यूट लेवल का पेपर आप सॉल्व कर पाएँ। और इतना अगर आया तो डेफिनेटली कि आप एडवांस में अच्छा रैंक सिक्योर करोगे। तो मैं कुछ सवाल पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन की
ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन, क्या ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन की। दूसरा सवाल ये है कि डायरेक्ट अगर हम बीपीटी का ये पार्ट है तो सवाल मैं ये पूछता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दूँ तो आपको क्या परेशानी थी। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो लिखते 1s2 2s2 2p2, सो यहाँ पे 2s और यहाँ पर 2p, इसको एक्साइट करा देते हैं तो एक्साइट के बाद ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो आप डायरेक्ट किसी एटम को लाइए जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लाइक H एटम, और ओवरलैपिंग करा दीजिए। तो बीपीटी ने तो इतना ही बोला था कि जिन दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करा रहे हैं उनमें ईच ऑर्बिटल मस्ट कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे के क्लोजेस्ट हों ताकि ओवरलैपिंग हो सके। सवाल मेरा ये है कि जो भी ये बीपीटी साहब ने बोला वो सही नहीं था और बीच में हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आया। सो मेरा सवाल इधर से ये था कि आप क्यों डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करा रहे, क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ आपका जो मन में आया वो बोल देना इस हाइब्रिडाइजेशन, जो भी आपको लगा ऐसा होगा वैसा बोल देना इस हाइब्रिडाइजेशन। तो क्यों डायरेक्ट ओवरलैपिंग बीपीटी साहब बोल के भी नहीं करा पाए, क्यों हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक में जाना पड़ा। तीसरा सवाल मेरा इधर से ये है, कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन कराना जरूरी पड़ा। क्या विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। जैसे जो मॉलिक्यूल्स ड्रैगोज रूल को फॉलो करते हैं, जैसे PS3 हुआ, H2S हुआ, जो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स को एग्जिस्ट कराया जा रहा, वो तो वैसे भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मतलब क्या यूनिक फीचर्स है, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाता तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हाईली स्टेबल फॉर्म में ही जाना चाहता, तो फिर क्यों आप इस कॉन्सेप्ट को हाइपोथेटिकल बोलते, क्यों इसको रियलिटी में नहीं पढ़ लेते कि ऐसा ही होता है और इसी वजह से मॉलिक्यूल्स स्टेबल है। लेकिन हर बुक में हर जगह या पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप हाइब्रिडाइजेशन हर एक चैप्टर्स में पढ़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की, लेकिन हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर्स में हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत है। तो फिर क्यों आप इसे हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं कि जो मन आया बोल दिया, इसका कोई रियलिटी से, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरे इस वर्ड समझ पा रहे हो। कई जगह आपने पढ़ा है कि 2s या मैं बोलूँ 2p का ओवरलैपिंग अच्छा होता है 2s से, ऐसा क्यों। या आपने ऐसे पढ़ा होगा, कुछ कुछ आप आंसर दे भी दोगे कि डायरेक्शनल नेचर होता है p ऑर्बिटल। क्या मीनिंग है डायरेक्शनल का, केवल शब्द बोल देने से रियलिटी नहीं आएगी, यह समझ भी नहीं आएगा। कई जगह आप बोलते हो 1s की ओवरलैपिंग अच्छी है 2p से, तो यहाँ आप 1s को अच्छा बना ले रहे, s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छा है, और यहाँ आप 2p को बना रहे हो, रीज़न देते हो क्योंकि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। तो यहाँ s पहले भी डायरेक्शनल नहीं था, s इज़ अ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, तो यहाँ पर भी नॉन डायरेक्शनल ही है। तो क्यों इस बार आपने 1s की ओवरलैपिंग इज स्ट्रोंगर देन 2p और ऊपर वाले में बोल रहे हैं 2p इज स्ट्रोंगर देन 2s। तो ये सब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। इन सभी के आंसर आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो हमने जो 6 सवाल जनरेट किए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या है, किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन होना चाह रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर स्टेबिलिटी बढ़ाता है
तो फिर क्यों हाइब्रिडाइजेशन को रियलिटी में नहीं पढ़ लेते या रियल कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? क्यों पहला ही पॉइंट हम ये लिखते इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। जब लेना ही देना नहीं है तो आप इसे साइड करिए, क्यों आप इसको जरूर पढ़ते हैं? और मैं ये बोल रहा कि पूरे इनऑर्गेनिक, पूरे ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर्स में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। सो इन्हीं चीज़ों को देखिए, स्क्रीनशॉट करिए, लिखिए और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से मिक्स होते हैं, एक ही एटम के दो सब सेल को मिक्स करना इज व्हाट आई से हाइब्रिडाइजेशन। दो डिफरेंट एटम की सेम सेल को, सेम सब सेल को मिक्स करना इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। चलिए चालू करते। सो टॉपिक का नाम था, पहला टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जैसा कि बुक्स में लिखा है और एग्जामिनर चेक भी करते हैं, एग्जामिनर करेक्ट मानते हैं, वो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बोलो हाँ ना। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना चालू करते हैं, बड़ा बेसिक टॉपिक है। 11th वाले तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं 12th और ड्रॉपर के हिसाब से लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 11th वालों को थोड़ा स्लो करके यही पढ़ाया जाए तो वो समझ जाएंगे। जो डायरेक्टली अभी 11th में उनको और बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के शब्द समझने होंगे, तब वो ये चीज़ समझ पाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, बोलो हाँ ना। अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन, आई मीन 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 2 अनपेयर्ड हैं या पार्शली फिल्ड हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये एक्साइट कर जाता है और ये आपको करीब 3 लेक्चर्स 3 घंटे पढ़ाया गया कि ये कैसे एक्साइट करता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1s और p में चले जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। p में जो वैकेंट ऑर्बिटल था उधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और नाउ ये हो चुका है आपके तीनों अनपेयर्ड ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। तो यहाँ से मैं सवाल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये नहीं पढ़ाना चाह रहा है ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होता, ये तो आप जानते ही हो। और अगर वही मैं पढ़ाऊँ तो फिर क्या ही आपको डिफरेंस मिलने वाला, क्या ही मतलब निकलेगा, क्या ही आपको फ़ायदा होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो मैं आपसे ये बोल रहा कि अगर आपने एक्साइट करा दिया और आप मीथेन जैसे कंपाउंड की अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम से 4 हाइड्रोजन जुड़ने थे, तो ये 4 हाइड्रोजन जाके ऐसे डायरेक्ट ओवरलैपिंग कर लेते, और ये तो बीपीटी ने भी बोला था। तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो 1s ऑर्बिटल में है, और ये आपका 2s ऑर्बिटल है और ये वाला आपका 2p ऑर्बिटल। पहला सवाल इधर से ये है कि ये जो हाइड्रोजन हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो किस ऑर्बिटल से पहले ओवरलैपिंग करेगा। पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन का 1s1 का इलेक्ट्रॉन या 1s ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल से, किस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, किस से जाके जुड़ेगा, ओवरलैपिंग करेगा। जरा आप लोग बताएं, क्या ये 2s ऑर्बिटल से करेगा या 2p से? और जिससे भी करेगा, जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी उसका बॉन्ड अच्छा बनेगा, और जिसका बॉन्ड अच्छा बनेगा वो कंपाउंड स्ट्रांग होगा, और जो कंपाउंड स्ट्रांग होगा उसे बीपीटी के हिसाब से बोल दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि ये 1s 2s ऑर्बिटल से जाके पहले जुड़ेगा या 2p से? मेरी बात समझ पाए हो क्या? तो इतना ही समझने के लिए हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अब मैं इसका आंसर लिख दूं फॉर शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, फॉर बोर्ड पर्पस। कई बार ये 2s से अच्छा ओवरलैपिंग करेगा और कई बार ये 2p से करेगा। ये तो दिक्कत वाली कॉज कर दी।
कई बार मैं बोलूँगा कि कोई s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग अच्छा करेगा, और कई बार बोलूँगा कि s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैपिंग अच्छा करेगा। ये तो समझने वाली बात है। यही मैंने आपसे सवाल अपने लेक्चर स्टार्ट करने में पूछा था कि कई बार 2p का ओवरलैपिंग, आई मीन 2p का ओवरलैपिंग 2s से अच्छा है, और ये सही भी है। अब इस बार मैंने बोला 1s का ओवरलैपिंग 2p से अच्छा है। तो एक बार मैंने बोला डायरेक्शनल बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, और एक बार मैंने नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग अच्छी कर दी। इसी सवाल का आंसर समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। जो डायरेक्ट आप ऐसे भिड़ा दे रहे हो ना, एच आएगा इससे जुड़ेगा इस, एच को क्या पता कि वो 2s से जाके पहले बॉन्ड बनाए या 2p से बनाए, या इन दोनों को आपस में ही ओवरलैपिंग करवाए। और सवाल ये उठेगा कि क्यों 2s 2p से जुड़ेगा, इसको क्या फायदा है कि ये 2s ऑर्बिटल इस 2p से मिक्स्ड हो जाए। तो आप आंसर पढ़ लेते कि आइडेंटिकल ऑर्बिटल बन जाए। भाई इस 2s को क्या ही फर्क पड़ रहा था, क्या मतलब था आइडेंटिकल, ये सब तो आपको पता है ना शब्द। इस ऑर्बिटल को थोड़ी ना पता कि आओ तुम जुड़ जाओ मैं आइडेंटिकल हो जाऊं। या 2p जाके क्यों 2s से जुड़ेगा, ये तो क्या बोलते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है, इसका ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, 2s का बीक बनता है, तो क्यों ये बीक वाले से मर्ज होगा। आपने तो बोल दिया इक्वल एनर्जी। भाई अगर इसके पास 100 रुपये थे और इसके पास 0 रुपये हैं, तो अभी इन दो को मिक्स्ड करोगे तो एवरेज तो 50 बचा ना। तो केवल पी के पास जब 100 रुपये थे तो वो क्यों चाहेगा कि उस पर 50 रुपये बचे और 50 एस ले जाए। आप बोल दोगे एस को तो फायदा हो गया, लेकिन पी को तो कोई फायदा नहीं था। जब पी को फायदा नहीं था तो वो क्यों मिक्स्ड होगा, क्यों आइडेंटिकली बनना चाहेगा। आपके कहने से तो आइडेंटिकल नहीं बनेगा। मेरी बात समझ पाए हो। इन्हीं सवालों के जवाब हम लोग पढ़ेंगे, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाला किसी भी एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस एटॉमिक ऑर्बिटल से जुड़ना पसंद करेगा, 2s से 2p से। ये ऑर्बिटल पढ़ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल सिलेक्शन। ये हम लोग देखते हैं। सो अगला हम लोग हेडिंग लिखेंगे, अगर हमको ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल सेलेक्ट करना है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और वही पढ़ने से आपका हाइब्रिडाइजेशन का 20% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल फॉर ओवरलैपिंग, ये हेडिंग लिख देते हैं, या बस ऐसे ही आपको याद रहे कि यहाँ से टॉपिक में क्या क्वेश्चन उठ रहा है। सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैपिंग, जो आप ओवरलैपिंग करा रहे हो वो आने वाला ऑर्बिटल 2s से ओवरलैप करेगा या 2p से करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल है ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, दो बातों पे डिपेंड करेगा, और वो क्या है ये हम पढ़ते हैं। पहला है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है साइज या एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एक ही मतलब है, कोई भी एक वर्ड बोल दो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब ये पढ़ेंगे, एनर्जी कम होगी तो अच्छा, ज़्यादा होगी तो अच्छा, क्या होगा ये पढ़ेंगे। दूसरा जो डिपेंड करेगा, दूसरी चीज़ जो आप देखोगे वो रहेगा शेप से रिलेटेड, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, सो दैट इनडायरेक्टली से डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल। मेरी बात समझ आई। तो कभी कभी ये इसके हिसाब से अच्छी बॉन्डिंग होती है और कभी कभी इसके हिसाब से अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो बीपीटी साहब ने तो एक एक लाइन लिख दी है, मतलब बीपीटी साहब ने तो सब लिखा है, सब अच्छा बताया। आपके लेवल में जो यूट्यूबर्स हैं, जो जहाँ से भी आप मटेरियल गेन कर रहे हो,
वो बड़ा शॉर्ट में पढ़ के ख़त्म कर देते हो, या ऐसा पढ़ लेते हो जब भी 2s होगा तो बेकार है, 2p अच्छा है, फिर कहीं पढ़ लिया 1s अच्छा है, 2p बेकार है। दोनों चीज़ों में खुद ही घूम जाओगे, 2-4 दिन निकल जाएंगे और धीरे धीरे आपका जो क्या बोलते पढ़ने का रिदम था, इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लाने की जो चीज़ें थी वो अपने आप ही घटनी चालू हो जाएंगी और आप उस सब्जेक्ट को अवॉइड करोगे, डिनाई करोगे। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं आपको लेके जाऊंगा, मैं खुद ही इनको शॉर्ट में समराइज़ करूंगा। बट हाँ, जो हमारा सवाल था, सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कई बार पीपी का ओवरलैपिंग एस से अच्छा और कई बार एसएस का ओवरलैपिंग पी से अच्छा, बस यही हमको जानना है कि ऐसा क्यों। और इनके दो रीज़न, कभी पी को अच्छा किया मतलब ये जीत गया, और कभी एस को अच्छा किया मतलब ये जीत गया। तो मैंने ये नहीं बोला कि इन दोनों में कौन सा सही है, मैं ये बोल रहा कि आपको ये देख के पता चलेगा कि कब साइज फैक्टर डोमिनेंट है और कब डायरेक्शनल कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो यहाँ पे ये बेटर बॉन्डिंग हुआ, बेटर ओवरलैपिंग मतलब बेटर बॉन्डिंग, और इधर पर एसएस में बेटर बॉन्डिंग हुआ। इसका मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं। इसी को केस 1 कर लेते हैं, और केस 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और साइज ऑफ ऑर्बिटल कैसे बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा ये देखते हैं। तो चालू करते हैं। किसी भी ऑर्बिटल की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें चार्ज उतना ही डिफ्यूज्ड होगा, उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही बेकार होगी। मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, किसी भी ऑर्बिटल की, किसी भी ऑर्बिटल की जितनी बड़ी साइज होगी, जिस भी ऑर्बिटल की जितनी बड़ी साइज होगी उसमें चार्ज उतना डिफ्यूज्ड होगा मतलब कम होगा, चार्ज उतना ही डिफ्यूज्ड होगा, या बोले चार्ज कम होगा। और चार्ज कम हुआ तो हम बोलेंगे बॉन्डिंग बेकार हुई, बॉन्डिंग बेकार हुई, या फिर ऐसा बोला जाएगा ओवरलैपिंग बेकार हुई। और ओवरलैपिंग का बेकार होना मतलब बॉन्डिंग बेकार होगी। इसी पॉइंट को हमें अब समझना, और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कब p ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करेगा और कब s ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करेगा। सवाल सुनो जरा, इधर मैं बोलता हूँ। मैंने ये बोला कि मान लो मैं ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इतना छोटा साइज, फिर थोड़ा और बड़ा साइज, फिर और बड़ा साइज, और आने वाला 1s ऑर्बिटल ही आ रहा है। मान लो ये 1s ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आया ओवरलैपिंग के लिए, इधर भी हाइड्रोजन का 1s ही आएगा ओवरलैपिंग के लिए, इधर भी हाइड्रोजन का ही 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आया। तो सवाल ये पूछा गया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की साइज तो सेम है, ये ओवरलैपिंग रीजन इतना था, ये ओवरलैपिंग रीजन देखिए इक्वल साइज है, इक्वल साइज है तो इतना पूरा पोर्शन ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैपिंग कम हुई, इसमें ओवरलैपिंग और कम हुई। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बेकार होगा, या यहाँ छोटी साइज है, छोटी साइज है ऑर्बिटल की तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर साइज इस ऑर्बिटल की बड़ी है, चार्ज पूरे में डिफ्यूज है, यहाँ पे थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन एरिया होगा, तो यहाँ पर बड़ी साइज होने की वजह से पुअर ओवरलैपिंग होगा। अगर पुअर ओवरलैपिंग हुआ तो हम बोलेंगे वीक बॉन्ड बनेगा, बोलो हाँ ना, वीक बॉन्ड बनेगा, बेकार बॉन्डिंग होगी, बेकार बॉन्ड बना।
सो जिस भी ऑर्बिटल की जितनी बड़ी साइज होगी, चार्ज उसमें ज़्यादा फैला होगा, डिफ्यूज्ड होगा, कम मिलेगा ओवरलैपिंग एरिया में, इसका मतलब ओवरलैपिंग बेकार होगी, वो बॉन्ड बेकार बनेगा। यहाँ से मैं समराइज पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आप लोग सुनिए, ये पॉइंट आपके लिए काम का है। तो हमें ये पता है, मेरी बात सुनो जरा, इधर से नोट पॉइंट में आप लिखोगे, हमें ये पता है कि ये 2s ऑर्बिटल है और उसके ऊपर 2p ऑर्बिटल होगा, तो 2s ऑर्बिटल की साइज छोटी है और 2p ऑर्बिटल की साइज बड़ी है। ये जो कुछ ऐसे डंबल शेप बनता है, 2p ऑर्बिटल की साइज बड़ी है, तो जब इसकी छोटी साइज है तो यहाँ के हिसाब से 2s के साथ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो जाने वाला जो मीथेन में हाइड्रोजन जा रहा था वो 2s ऑर्बिटल को पहले सेलेक्ट करेगा। ये सच है या गलत है, ये तो आगे दोनों केस पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ p की साइज बड़ी है, बड़ी साइज है, तो मैं बोलूँगा बेकार ओवरलैपिंग होगा। ये अभी क्लियर नहीं है, ये सच है या गलत है, इस पे भी अभी सवाल उठेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से, अब तक के हिसाब से 2s की ओवरलैपिंग इज बेटर देन 2p की ओवरलैपिंग विथ 2s इज ग्रेटर देन 2p। ये बात कितनी सच है ये तो आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी स्टार लगा दीजिए, या अभी ये बोला गया 2s की ओवरलैपिंग ऑफ मीथेन इज ग्रेटर देन 2p, और वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, साइज के। साइज ऑफ ऑर्बिटल जितनी छोटी होगी, s ऑर्बिटल की साइज इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने एरिया में ही मैक्सिमम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम है तो कोई भी ऑर्बिटल आके इजीली ओवरलैपिंग करेगा और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस तरीके से बटी हुई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा, ओवरलैपिंग पुअर होगी, पुअर ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैपिंग पुअर होगी तो बॉन्ड वीक बनेगा, और वीक बॉन्ड बनने की वजह से हम बोलेंगे कि ये बॉन्ड वीक था या ओवरलैपिंग बेकार थी, तो आप चाहोगे कि 2s को प्रेफर करें। ये बात सच है या नहीं, ये केस 2 पढ़ने के बाद दोनों को मैं एक साथ समराइज करूंगा। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं। चलिए, इतना पॉइंट कोरिलेट किया कि अभी आपने। सो जिस भी ऑर्बिटल की साइज जितनी छोटी होगी उसका ओवरलैपिंग का चांस उतना ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के चांस उतने ज़्यादा। ये केस 1 ने बताया, या सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ साइज से पता चला। अगला केस 2 और देन फाइनल आंसर। फिर हम बताएंगे कि मीथेन में आने वाला H 1s से पहले जुड़ेगा या 2s से, या वहाँ भी अगर बात नहीं बनी तो आगे किसी और कॉन्सेप्ट में एंट्री माननी पड़े। केस 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, या फिर बोला जाएगा डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल। और क्या ये पॉइंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, इसके हिसाब से आंसर दिया जाए डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। चलिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की पॉइंट के तौर पे हम पढ़ लेते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल क्लाउडी शेप होता है और ये चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सी फैली होती है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसको हम बोलते एस ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। इसके अलावा पी डी एफ सारे ही एस ऑर्बिटल को छोड़ के
बाकी जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे ही डायरेक्शनल होते हैं। दिस इज p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर। सो डायरेक्शनल इन नेचर। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई किसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी होगी। आने वाला मीथेन का जो H1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, वो कहाँ जुड़ेगा, 2s से या 2p से, ये हमारा सवाल है और वही हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। तो मैं अगर ये बोलूँ, देखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सर डायरेक्शनल कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इन्हीं दो लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इसी डायरेक्शन में अगर s ऑर्बिटल आ गया तो इसकी ओवरलैपिंग अच्छी, और हम बोलेंगे डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। बोलो हाँ ना। ये नोट है और ये सच भी है। अब कैसे है बस ये प्रूफ किया जाएगा। इसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं कि क्यों डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। मतलब पी डी एफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल से अच्छी होगी। ये बात समझ आ गई। ये पी डी एफ सारे डायरेक्शनल हैं, या मैं ये बोलूँ पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली अच्छी होती है, और यही पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट को हम लोग आगे चल के समझ लेते हैं और हम लोग अपने कंक्लूजन साइड पे आ चुके हैं। तो मैं अगर आपको एक एस ऑर्बिटल के बारे में बोलूं, एस ऑर्बिटल मतलब नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल ये आप लिखना सीखें, ये सच है, बस एक्सप्लेनेशन आगे आने वाला है। और आप बोलोगे बीक ओवरलैपिंग करता है। अगर ये बीक ओवरलैपिंग करता है तो आप बोलोगे बीक बॉन्ड बनाएगा। ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर, यहाँ तक आपको समझना है। और हम लोग अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों नॉन डायरेक्शनल वालों की ओवरलैपिंग बेकार है, जबकि आप तो ऐसा पढ़ाते हो कि एस में स्फेरिकली डेंसिटी स्प्रेड है तो उसकी तो अच्छी होना चाहिए। स्फेरिकल मतलब कि हर तरफ से आओ तो बराबर डेंसिटी मिलेगी, और बराबर मिलेगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बन जाना चाहिए। पी ऑर्बिटल में तो ये चक्कर है कि अगर ऐसे नहीं आए तो फिर इधर से आए तो बॉन्डिंग ही नहीं होगी। तो फिर भी पी को आप अच्छा बता रहे हैं, इसको बेकार बता रहे हैं। इसी रीज़न को हम समझ ले। देखिए अभी भी मैंने ये एस ऑर्बिटल क्लाउडी बनाया, स्फेरिकल बनाया, डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, और मान लो कि ये मैंने ये दो ऐसे चार लोब्स काट दिए। चार लोब्स नहीं, लोब्स तो एक ही होता है इसका एस ऑर्बिटल का। मैंने इस लाइन के अबाउट इसको कट किया ताकि मैं बोलूँ इधर से आएगा ओवरलैपिंग के लिए, इधर से कहाँ से आ रहा। मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। आने वाला जो भी एस ऑर्बिटल है 1h का, वो अगर ये हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल है वो इस तरीके से आया, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला वो तो केवल एक ही पार्ट का मिला। इस स्फेरिकल को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया, एक ऐसे और एक टुकड़ा ऐसे। तो ये पार्ट 1 हुआ, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ पार्ट। अगर यहाँ से कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आया तो जरा बताइए पूरे 100% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में से केवल 1/4 पार्ट ही तो ओवरलैपिंग में गया। हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल को कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला ओवरलैपिंग के लिए, केवल 25%, 1/4 पार्ट। अरे बोलो हाँ ना। ये स्पेरिकल था, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे दो लाइनें की, तो इसी तरफ से तो ये केवल ओवरलैपिंग कर रहा, तो ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बर्बाद हो गई। और जब इसमें केवल 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही ओवरलैपिंग के काम आया, ओवरलैपिंग के काम कितना आया, केवल 1/4 पार्ट ऑफ द स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, या
25% ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड बना रहा, तो डेफिनेटली ये वीक ओवरलैपिंग हुआ। और अगर ये वीक ओवरलैपिंग हुआ तो ये वीक बॉन्ड बनाएगा, और ये वीक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ओवरलैपिंग प्रेफर नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी एस ऑर्बिटल हो, मेरी बात सुनो, कोई भी एस ऑर्बिटल हो 1s 2s, आगे मैं इस चीज़ को और कंसिडरेबल पॉइंट में लाऊंगा फाइनल आंसर में। कोई बोलना तो अभी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करा देगा, या मैं ऐसा बोल देता हूँ एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बेकार है, क्योंकि 100% जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल एरिया में स्प्रेड है, डिफ्यूज्ड है, उसमें केवल 25% ही ओवरलैपिंग के काम आ रहे, चाहे वो ओवरलैपिंग आप किसी से कराओ। बोलो हाँ ना। इसका मतलब बॉन्ड वीक बना, इसका मतलब ओवरलैपिंग वीक हुई, इसका मतलब इस चीज़ को तो फर्स्ट प्रेफर नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला केस जो है वो ये देखते हैं, नॉन डायरेक्शनल का क्या इशू आ गया था, केवल 25% ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग के काम आई। तो इस बार हम पढ़ते नॉन डायरेक्शनल, नॉट नॉन डायरेक्शनल, सॉरी, डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, या जिसको आपने बोला था शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो डायरेक्शनल ऑर्बिटल, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या f हो, इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। अच्छी ओवरलैपिंग अगर होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप बोलोगे कैसे बोल दिया, और हमें कैसे पता कब 2p अच्छा है और कब 1s अच्छा है। ये तो मैं फाइनली आपको कंक्लूजन पे लेके आऊँगा। अभी मेरी बात सुनिए कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है। तो बॉन्ड तो तभी अच्छा बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम देख लेते हैं p ऑर्बिटल में, आप समझ लीजिए p ऑर्बिटल एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, और डायरेक्शनल है इसलिए ओवरलैपिंग अच्छा है। बस यही पॉइंट देख लेते हैं। मैं अगर ये p ऑर्बिटल कुछ ऐसे ड्रॉ करूं और यहाँ से कोई इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो लाइन ड्रॉ करूं, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी लोब में होगा, आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। तो ये पार्ट जहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, p ऑर्बिटल में तो ऐसे है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो बचा हुआ 50% इस लोब में, इस पार्ट में है, और 50% इस लोब में है। और इसमें क्या तकलीफ थी, ये जो गोल डब्बा था, इधर आपको 25% मिला जिस साइड से ओवरलैपिंग हो रहा, और बाकी 75% तो वेस्टेज चला गया, तो उसका तो हाईएस्ट परसेंट वेस्टेज जा रहा, मतलब ओवरलैपिंग एस के साथ बेकार है। और वो हमेशा बेकार होनी चाहिए, देख के तो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, बताएंगे आगे। मेरी बात सुनो, तो p ऑर्बिटल में 50% तो एटलीस्ट इस लोब की तो सारी एनर्जी ओवरलैपिंग के काम आई। मान लो इसकी वेस्टेज हो गई इधर ऊपर और नीचे तो थी ही नहीं, तो यहाँ p ऑर्बिटल में 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने मन से ये परसेंटेज मैंने लिखा, 50% या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग के काम आई। ओवरलैपिंग के अगर काम आई, ओवरलैपिंग के काम आई, तो हम बोलेंगे ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा मतलब हम प्रेफर करेंगे p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग इज अच्छा देन s ऑर्बिटल। देख के तो यही लग रहा है, बोलो हाँ ना। तो एक बार आपने s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी कराई, क्योंकि आपने बोला जिसकी साइज छोटी होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा,
तो s वाला अच्छा कर जाएगा। और एक बार आप p ऑर्बिटल को बोल रहे हो कि ये डायरेक्शनल कैरेक्टर था, इसलिए इसकी ओवरलैपिंग अच्छी है। अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू यू गाइस, इतना पेशेंस से सुना तो लास्ट फाइनल कंक्लूजन तक आपको आना पड़ेगा और उसका आंसर सुनना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? चलिए, सो फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आ जाते हैं। फाइनल कंक्लूजन कि कब हमको एस अच्छा मानना है और कब पी। कब आपका 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर देन 2s और कब आपका 1s इज स्ट्रोंगर देन 2p। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो क्या सर ये रट लूँ? ऐसा नहीं है। अब मैं अपने रीज़न पे आ जाता हूँ। यही हमारा एक सवाल था जो कि सारे मॉड्यूल्स ने कि सिर्फ ऐसे एक लाइन में लिख दिया है कि बीपीटी साहब का ये हाइपोथेसिस है, ये पोस्टुलेट है। इसी पोस्टुलेट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब मेरी बात सुनिए, कंक्लूजन में नोट नंबर 1 ये है, और ये मैं कंप्लीट लिखूंगा क्योंकि आपको पढ़ना है, याद रखना है। अगर आप विद इन द सेल की बात करो, विद इन द सेल जिनकी विद इन द सेल मतलब 2s एंड 2p दोनों ही सेकेंड सेल है, ये भी सेकेंड सेल है, ऑर्बिटल नहीं बोला, विद इन द सेल की बात किया जिसमें सेम सेल हो, और मैं लिखूं सेम सेल नंबर हो, सेल नंबर सेम हो, सेम सेल नंबर हो, तो उसमें हम डायरेक्शनल कैरेक्टर को डोमिनेंट मानते हैं, मतलब p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इज स्ट्रोंगर देन 2s ऑर्बिटल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ आया 2p इज बेटर देन 2s, जबकि हमने फर्स्ट पॉइंट साइज के हिसाब से 2s को अच्छा बताया था, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन आ चुका है डोमिनेंट फैक्टर इज व्हाट? डायरेक्शनल कैरेक्टर। बोलो हाँ ना। अगला पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं स्लाइड चेंज करके अगला पॉइंट काफ़ी डिटेल में कंसीडर कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, केस 2। कंक्लूजन में केस 2 की अगर हम बात करें या नोट 2 की अगर हम बात करें, हम लोग नोट करके लिख रहे थे, नोट 2 की अगर हम बात करें, अगर सेल डिफरेंट है, इसका रीज़न है लेकिन मैं फाइनल आपके शॉर्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अगर सेल सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2s और 2p, तो 2p का बेटर ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर सेल नंबर डिफरेंट है, एक लिखा हुआ है 1s और दूसरा लिखा है 2p, तो ये डायरेक्शनल होते हुए भी बर्बाद है। 1s एंड 2p ऑर्बिटल ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल सिलेक्शन फॉर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल सिलेक्शन फॉर ओवरलैपिंग हम स्मॉल साइज, अगर साइज स्मॉल है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एनर्जी
स्मॉल साइज, ये एनर्जी गैप बोलते हैं, आप एनर्जी के टर्म्स में मत पढ़ो, मैंने कई टर्म्स यूज किया नहीं है। स्मॉल साइज को प्रेफर करेंगे। स्मॉल साइज मतलब स्मॉल प्रिंसिपल नंबर, स्मॉल साइज को या स्मॉलर सेल नंबर को प्रेफर करेंगे। एंड फाइनली oneness orbital overlapping, oneness orbital overlapping is stronger than 2p orbital overlapping। इस बार डायरेक्शनल कैरेक्टर फैक्टर गया भाड़ में, आंसर आ चुका है आपका oneness overlapping is stronger than 2p overlapping। oneness overlapping is stronger than 2p overlapping। अब जरा देखो, एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं, आपको बड़े जल्दी समझ आ जाएगा। बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन करेगा? विच वन शोज बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन करेगा? मतलब सिग्मा बॉन्ड कौन अच्छा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड कौन अच्छा बनाएगा? ऑप्शन ए दिया है 2s ऑर्बिटल, ऑप्शन बी दिया है 2p। तो दोनों में ही ऑप्शन ए में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ss सेकेंड है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम सेम है। जब सेल नंबर सेम हो, सेल नंबर सेम हो तो आंसर आप चेक करोगे डायरेक्शनल कैरेक्टर से। P इज अ डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल ऑर्बिटल का 50% एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करेगा, इसका मतलब ये बेटर है, और ये तो केवल 25% ही कर रहा था, इसलिए ये पुअर है। एंड आंसर इज 2p ओवरलैपिंग इज बेटर देन 2s। इसी में बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन करेगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1s, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2s, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2p। तो यहाँ पर अगर सेल नंबर छोटा है और 1 इज अ स्मॉलर सेल नंबर, सेल नंबर छोटा है तो साइज डिफरेंट, साइज डोमिनेंट कर जाएगा, और साइज डोमिनेंट किया तो आंसर इज 1s ओवरलैपिंग इज स्ट्रोंगर देन 2p। चाहे ये कितना भी डायरेक्शनल हो, कुछ भी हो, ये सब गया भाड़ में। आंसर इज दैट 1s में काफ़ी लो एनर्जी है। एनर्जी के टर्म्स में मैंने कहीं बोला नहीं, लेकिन जो स्मॉलर क्वांटम 1s ऑर्बिटल कम एनर्जी, 2p की ज़्यादा, फिर और आगे 3s, उससे ज़्यादा 3p, देन 4s, देन 3d। अहवाव रूल ने जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया था भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो मेरे हिसाब से टारगेट वाले ये पॉइंट जानते हैं। सो छोटी साइज बोले या एनर्जी इज अ डोमिनेंट फैक्टर, जितनी कम एनर्जी होगी उतना एनर्जी गैप बोलना होता है वैसे इसको, जितनी कम 1s के बीच में एनर्जी गैप है उतनी अच्छी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। उतना डिटेल कॉन्सेप्ट में आप मत जाएं, आप 2 पॉइंट याद रखेंगे कि अगर ओवरलैपिंग स्मॉलर सेल के साथ चल रही है दैट इज डोमिनेंट फैक्टर, बाकी सब गया भाड़ में। लेकिन अगर हर जगह सेम सेल नंबर है और चाहे वो 2s 2p हो या 2p 2p हो या कुछ भी हो, देन आप अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो ही आप चेक करोगे डायरेक्शनल कैरेक्टर।
So that's all for today. We'll meet you tomorrow. Thank you so much. Good night.